सप्तपुर के पुराने बाजार की रौनक अपने आप में अनोखी थी। तंग गलियों में ठेले, दुकानों पर रंग बिरंगी चीजें और लोगों की चहल पहल। इस भीड़ में दो औरतें धीरे धीरे चल रही थीं। एक थीं 60 साल की उम्र के करीब, हल्की हरी साड़ी में सजी शांतिबाई। उनके साथ थी उनकी बेटी मेघा। मेघा ने साधारण सलवार कमीज पहनी थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह शहर की सबसे तेज तर्रार पुलिस अफसरों में से एक है। आज वह एसपी मेघा राठौर नहीं थी। आज वह सिर्फ अपनी मां की गुड़िया थी। महीनों बाद उसे यह मौका मिला था, फाइलों, मीटिंग्स और अपराध की दुनिया से दूर अपनी मां का हाथ थामे बाजार में घूमने का। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने कब इतना सुकून महसूस किया था। शांतिबाई ने एक ठेले पर सजी ताजी सब्जियों को देखते हुए कहा, देख गुड़िया, कितना ताजा मेथी का साग है। तेरे बाबूजी को बहुत पसंद था। मेघा मुस्कुराई। हां मां, और आप हमेशा मेथी की सब्जी ही बनाती थीं और मैं खाने से मना करती थी। शांतिबाई ने हंसते हुए उसकी नाक पर हल्की सी चुटकी काटी। कहती थी, ये जंगल का घास क्यों खिलाती हो? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ीं। वे थोड़ा और आगे बढ़ीं। एक पुरानी सी दुकान के सामने शांतिबाई रुक गईं। दुकान के ऊपर एक धूल भरा बोर्ड लगा था, जिस पर मोहनलाल किराना स्टोर लिखा था। शांतिबाई की आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। याद है गुड़िया, यहीं से तू बचपन में वो इमली की टॉफी खरीदती थी, 1 रुपये में 5 मिलती थीं। मेघा ने हंसते हुए कहा, हां मां, और आप हमेशा डांटती थीं कि पैसे बचा, गुल्लक में डाल। शांतिबाई ने उसी पुराने अंदाज में कहा, तो क्या गलत कहती थी? बचत करना अच्छी आदत है। पर मां, उन टॉफियों का मजा तो किसी बचत से ज्यादा था। मेघा ने अपनी मां के कंधे पर सिर रख दिया। दोनों मां बेटी उस पल में खोई हुई थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह छोटी सी प्यारी दुनिया कुछ ही मिनटों में बिखरने वाली थी। उनकी हंसी थमने वाली थी। वे उस दुकान से कुछ ही कदम आगे बढ़ी थीं कि अचानक माहौल बदलने लगा। बाजार के भीतरी हिस्से से एक तेज, कर्कश आवाज गूंजी। सायरन की आवाज। एक नहीं, 2-2 पुलिस जीपों के सायरन। जो लोग अभी तक अपनी खरीदारी में मग्न थे, वे अचानक डर कर इधर उधर देखने लगे। सायरन की आवाज जैसे जैसे पास आ रही थी, लोगों के दिलों में दहशत बढ़ रही थी। पुलिस का आना कभी आम बात नहीं होती, खासकर ऐसे बाजारों में। एक हवलदार जीप से उतरकर डंडा फटकारता हुआ चिल्लाया, हटो साइड, हटो, रास्ता खाली करो। उसकी आवाज में रौब था, घमंड था। 2 जीपें धूल उड़ाती हुई, लोगों को धकियाती हुई बाजार के बीचों बीच घुस आईं। दुकानदारों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जो ग्राहक आराम से मोल भाव कर रहे थे, वे डरकर दीवारों से चिपक गए। पल भर में जो बाजार जिंदगी की रौनक से भरा था, वह अब डर से शून्य हो गया था। मेघा ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर का पुलिस अफसर जाग रहा था। वह जानती थी कि यह प्रोटोकॉल गलत है। किसी वीआईपी के आने पर भी आम जनता को इस तरह डराया धमकाया नहीं जा सकता था। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी बूढ़ी चाची पर पड़ी। वह जमीन पर एक छोटी सी टोकरी रखकर सेब बेच रही थी। शायद दिन भर में 150 रुपये कमा पाती होगी। वह घबराई हुई सी अपनी टोकरी को और सिकोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जीप के साथ चल रहे एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ गई। ए बुढ़िया, दिख नहीं रहा क्या? साहब आ रहे हैं, रास्ता घेरे बैठी है। वह गुर्राया। बूढ़ी चाची कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़ी होने लगी। बेटा, हटा रही हूं, बस 1 मिनट। लेकिन उस पुलिस वाले में शायद इंसानियत बची ही नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे अपनी भारी भरकम लात सीधे सेब की टोकरी पर दे मारी। थक की आवाज के साथ टोकरी हवा में उछली और सारे सेब सड़क पर बिखर गए। कुछ तो पास की नाली में जा गिरे। बूढ़ी चाची की आंखों में आंसू आ गए। वह बिखरे हुए सेबों को ऐसे देख रही थीं जैसे उनकी पूरी दुनिया लूट गई हो। उनकी दिन भर की मेहनत, उनकी उम्मीद सब कीचड़ में मिल चुकी थी। कांपती आवाज में वह बोली, बेटा, क्यों मार दिया? गरीब की हाय लगेगी। पुलिस वाला हंसा, एक गंदी सी हंसी। चुपचाप निकल यहां से, वरना हाय देने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये रास्ता वीआईपी का है, तेरी जागीर नहीं, समझी? यह दृश्य देखकर मेघा का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसके कदम अपने आप उस पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगे। वह भूल गई थी कि उसने आज वर्दी नहीं पहनी है।
वह भूल गई थी कि वह अपनी मां के साथ है। उसे बस वह वर्दी वाला जानवर और बूढ़ी चाची के आंसू दिख रहे थे। वह कुछ बोलती, इससे पहले ही शांतिबाई ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से दबाया। बेटी, चुप रह। मैं नहीं चाहती कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। एक तो तू बहुत दिन बाद मेरे साथ घूमने आई है। मेघा रुक गई। उसने एक लंबी सांस ली और अपने गुस्से को पी गई। आज का दिन उसकी मां का था। वह इसे खराब नहीं करना चाहती थी। ठीक है मां, उसने धीरे से कहा और अपनी मां को लेकर दूसरी तरफ चलने लगी। लेकिन जो आग उसके दिल में लगी थी वह बुझी नहीं थी। वह बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। बाजार में पुलिस की मौजूदगी ने एक अजीब सी टेंशन भर दी थी। जो लोग कुछ देर पहले तक मोलभाव कर रहे थे, अब वे चुपचाप सहमे हुए चल रहे थे, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। शांतिबाई भी इस माहौल से थोड़ी घबरा गई थीं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे मेघा का हाथ कसकर पकड़े हुए थीं। चलते चलते उनके पैर अब जवाब देने लगे थे। उम्र का असर था और आज की घबराहट ने उन्हें और थका दिया था। बेटी, मैं बहुत थक गई, उन्होंने हाँफते हुए कहा। मुझसे अब और नहीं चला जाएगा। तू सब्जी ले आ, मैं यहीं कहीं बैठ जाती हूं। मेघा ने अपनी मां के चेहरे पर थकान और चिंता को पढ़ लिया। उसे खुद पर गुस्सा आया कि वह उन्हें इस माहौल में लेकर आई। उसने चारों तरफ देखा। पास में ही एक कपड़े की दुकान बंद थी। उसका शटर नीचे था। शटर के बाहर ग्राहकों के बैठने के लिए एक पुराना मजबूत सा लकड़ी का तख्त रखा था। मेघा ने सहारा देते हुए कहा, मां, आप इस तख्त पर बैठ जाओ। मैं बस 2 मिनट में गोभी मटर लेकर आती हूं। आप यहीं आराम करो। शांतिबाई ने राहत की सांस ली और धीरे से तख्त पर बैठ गईं। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरे का पसीना पोंछा। मेघा ने उन्हें एक बार मुड़कर तसल्ली से देखा और फिर सामने वाले सब्जी के ठेले की तरफ बढ़ गई। वह जैसे ही कुछ कदम दूर गई, बाजार में हलचल फिर से तेज हो गई। एक और पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई आई और तेजी से ब्रेक लगाकर रुकी। जीप से एक इंस्पेक्टर उतरा। इंस्पेक्टर रमेश चौधरी, चेहरे पर अजीब सी अकड़, आंखों में ऐसा घमंड जैसे वह इस शहर का नहीं, पूरी दुनिया का मालिक हो। उसके साथ 2 हवलदार भी थे, जो हुजूरी में सिर झुकाए ऐसे खड़े थे जैसे उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी ही ना हो। रमेश चौधरी ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाईं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर उस बंद दुकान के बाहर तख्त पर बैठी शांतिबाई पर पड़ी। एक साधारण सी थकी हुई बूढ़ी औरत जो अपनी ही दुनिया में खोई थी। लेकिन रमेश की घमंडी आंखों को उसमें शायद कोई बड़ा खतरा नजर आ गया, जो उसके बनाए वीआईपी रूट के अनुशासन को भंग कर रहा था। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसके भारी भरकम बूटों की आवाज बाजार के शोर में भी अलग सुनाई दे रही थी। उसने बिना किसी लाग लपेट के पूरी ताकत से चिल्लाया, ए बुढ़िया, यहां क्यों बैठी है? दिख नहीं रहा? वीआईपी रूट है ये, हट यहां से। शांतिबाई इस अचानक हमले से बुरी तरह सकपका गईं। उनका दिल मुंह को आ गया। उन्होंने घबराकर कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। बेटा, बस बहुत थक गई थी। 2 मिनट, बस 2 मिनट बैठ रही थी, अभी उठ जाती हूं। उनकी आवाज में नरमी थी, लाचारी थी, एक मां की विनती थी। लेकिन रमेश चौधरी जैसे इंसानों को शायद इसी में मजा आता था। दूसरों को लाचार देखकर उनका अहंकार और बढ़ जाता था। वह जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं, सिर्फ क्रूरता थी। 2 मिनट, उसने अपनी उंगली से शांतिबाई को लगभग धकियाते हुए कहा। तेरी वजह से पूरा रास्ता गंदा दिख रहा है। तेरी ये औकात है कि तू यहां बैठेगी? बेटा, ऐसे मत बोलो। शांतिबाई की आंखों में पानी भर आया। यह अपमान असहनीय था। मैं ऐसे ही बोलूंगा। तुम जैसे लोगों ने ही इस शहर को गंदा कर रखा है। कचरा हो तुम लोग। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस भीड़ भरे बाजार में, दिन के उजाले में, एक वर्दी वाले ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने बिना सोचे समझे अपना भारी हाथ उठाया और शांतिबाई के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की सारी आवाजें जैसे एक पल के लिए मर गईं। जो लोग डर से सिर झुकाए चल रहे थे, वे भी जहां के तहां थम गए। सबने देखा, सबने सुना, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी की हिम्मत नहीं हुई। शांतिबाई का सिर एक तरफ झुक गया। उनकी आंखों से आंसू की एक धार बह निकली। ये थप्पड़ सिर्फ उनके गाल पर नहीं, उनकी आत्मा पर पड़ा था।
उनके सम्मान पर पड़ा था, एक मां के स्वाभिमान पर पड़ा था। ठीक उसी पल मेघा सब्जी लेकर लौटी। उसने दूर से ही देखा, उसकी मां, उसकी दुनिया सिर झुकाए बैठी थी और उनके सामने खड़ा था वो वर्दी वाला शैतान जो अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। पहले तो मेघा को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही वह पास आई उसकी नजर अपनी मां के गाल पर पड़े उस लाल निशान पर गई। बस वह वहीं जम गई, जैसे किसी ने उसके पैरों में सीसा भर दिया हो। सब्जी का थैला उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गोभी और मटर सड़क पर बिखर गए, थप्पड़ जैसे उसके दिल पर पड़ा हो। एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई, दुनिया घूमती हुई सी लगी। फिर सब कुछ बदल गया। उसके कदम अपने आप तेज हुए। वह किसी घायल शेरनी की तरह इंस्पेक्टर रमेश चौधरी की तरफ बढ़ी। वह ठीक उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया। रमेश चौधरी ने मेघा को ऊपर से नीचे तक घूरा। एक आम सी लड़की, सलवार कमीज में, कोई खास नहीं। उसने सोचा, ये भी कोई होगी जो ड्रामा करने आई है। वह जोर से हंसा। हां, उठाया तो क्या कर लेगी? भाग यहां से, ज्यादा जुबान मत चलाना, वरना तुझे भी ऐसा मारूंगा कि याद रखेगी। मेघा ने एक गहरी सांस ली। उसके अंदर का एसपी उसे आदेश दे रहा था कि इस आदमी की वर्दी और अहंकार दोनों को इसी सड़क पर उतार दें। लेकिन उसके अंदर की एक और आवाज ने उसे रोक लिया। वह आवाज कह रही थी, नहीं, अभी नहीं। आज देखती हूं ये वर्दी वाले और कितना गिर सकते हैं। आज देखती हूं कि इस सिस्टम में कितनी गंदगी भरी है। आज मैं एसपी नहीं, एक आम नागरिक बनूंगी और देखूंगी कि एक आम नागरिक के साथ ये लोग क्या सलूक करते हैं। उसने अपनी पहचान का पर्दा न हटाने का फैसला कर लिया। किस कानून ने तुम्हें यह हक दिया कि तुम एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाओ? रमेश को यह आत्मविश्वास देखकर और गुस्सा आ गया। कानून? मैं हूं यहां का कानून। चल निकल यहां से, ज्यादा बहस मत कर। मेघा ने अपनी जगह पर खड़े रहते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफी? और मैं तुझ जैसी सड़क छाप लड़की से? रमेश बौखला गया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरी सारी हेकड़ी थाने में निकालनी पड़ेगी। चल बैठ जीप में। उसने एक हवलदार को इशारा किया। डालो इसको जीप में। सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस वाले से बदतमीजी करने के जुर्म में अंदर करो इसे। हवलदार मेघा की तरफ बढ़ा। भीड़ में कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। बेचारी लड़की खामखा पंगे में पड़ गई, इसे चुप रहना चाहिए था। मेघा ने हवलदार को हाथ से रोकने का इशारा किया। उसकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि हवलदार के कदम अपने आप रुक गए। उसने रमेश की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थाने चलूंगी। मुझे भी देखना है तुम्हारा कानून और तुम्हारा थाना। रमेश हैरान रह गया। उसने सोचा था कि लड़की डर जाएगी, रोने लगेगी, माफी मांगेगी, लेकिन ये तो खुद ही थाने चलने को तैयार थी। वह गरजा, ठीक है, बहुत शौक है तो चल। मेघा ने कहा, बस 1 मिनट, मैं अपनी मां को घर भेज दूं, फिर चलती हूं। रमेश हंसा, ठीक है, कर ले अपना आखिरी काम, फिर तो सीधा हवालात की हवा खाएगी। मेघा मुड़ी और अपनी मां के पास गई। शांतिबाई बुरी तरह घबराई हुई थीं। नहीं गुड़िया, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं ही माफी मांग लेती हूं इससे। नहीं मां, मेघा ने दृढ़ता से कहा, पर उसकी आवाज में मां के लिए नरमी थी। आप कोई माफी नहीं मांगेंगी, गलती उसने की है, सजा उसे मिलेगी, आप बस मुझ पर भरोसा रखो। उसने पास से गुजर रहे एक ऑटो को रोका। उसने अपनी मां को सहारा देकर ऑटो में बिठाया। नहीं बेटी, मुझे छोड़कर मत जा। मैं बस अभी आई मां, आप घर जाओ, चिंता मत करना। उसने ऑटो वाले को घर का पता समझाया और उसकी जेब में कुछ ज्यादा ही पैसे रख दिए। चाचा, इन्हें सुरक्षित घर पहुंचा देना। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, मेघा ने अपनी पीठ रमेश की तरफ की ताकि वह देख न सके। ऑटो के पीछे खड़े होकर उसने तेजी से अपना मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां किसी मशीन की तरह तेजी से कीपैड पर चलीं। उसने शहर के डीएसपी को एक मैसेज टाइप किया। डीएसपी सर, सप्तपुर बाजार में आपके इंस्पेक्टर रमेश चौधरी ने एक बूढ़ी महिला पर हाथ उठाया है जो मेरी मां है। जब मैंने पूछा तो वह मुझे धमकी दे रहे हैं और थाने ले जाने की बात कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है आप कीजिए। मैं एसपी मेघा राठौर। मैसेज भेजकर उसने मोबाइल वापस जेब में डाल लिया। उसके चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं थी। वह शांत थी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाने के बाद होता है।
वह मुड़ी और पुलिस जीप की तरफ चल दी। हो गया तेरा नाटक, रमेश ने ताना कसा। मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप जीप के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था जो रमेश को और चिढ़ा रहा था। उसने ड्राइवर को आदेश दिया, चलाओ जीप। जीप स्टार्ट हुई और बाजार की भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई। लोग उस लड़की को जाते हुए देख रहे थे जिसे वे अपनी आंखों के सामने अन्याय की भेंट चढ़ते देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि शिकार खुद शिकारी को अपने जाल की तरफ ले जा रहा था। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में डीएसपी अजय वर्मा अपनी कैबिन में फाइलों पर नजर दौड़ा रहे थे। जैसे ही उनके पर्सनल मोबाइल पर एक मैसेज टोन बजी, उन्होंने फोन उठाकर देखा। मैसेज पढ़ते ही उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। एसपी मैडम अरेस्ट, रमेश चौधरी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। शहर की एसपी को उसी के एक इंस्पेक्टर ने अरेस्ट कर लिया था और उसे पता भी नहीं था कि वह कौन है। डीएसपी अजय वर्मा जानते थे कि यह कोई मामूली बात नहीं है। यह एक टाइम बम था जो कभी भी फट सकता था। वह अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े। उन्होंने तुरंत अपने ऑपरेटर को फोन लगाया। तुरंत, अभी के अभी, एसपी मैडम के ऑफिशियल नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। मुझे हर 30 सेकंड में अपडेट चाहिए, फास्ट। फिर उन्होंने वायरलेस सेट उठाया। उनकी आवाज में ऐसी घबराहट और गुस्सा था जो पूरे कंट्रोल रूम ने महसूस किया। सभी यूनिट ध्यान दें, क्यूआरटी को तुरंत तैयार करो। शहर के सारे मेन एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी की तैयारी करो। पूरे पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बस इतना समझ रहे थे कि मामला बहुत बड़ा है। डीएसपी ने अपनी टोपी उठाई और कैबिन से बाहर भागे। एक गाड़ी निकालो, मैं खुद जाऊंगा। लोकेशन आ चुकी थी। जीप सप्तपुर बाजार से निकलकर शहर के बाहरी हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। शायद रमेश उसे मेन कोतवाली थाने न ले जाकर किसी सुनसान चौकी पर ले जाने की फिराक में था ताकि वह उसे डरा धमका सके। डीएसपी की गाड़ी सायरन बजाती हुई हेडक्वार्टर से निकली। उनके पीछे क्यूआरटी की 2 और गाड़ियां थीं। उनकी नजरें लगातार जीपीएस ट्रैकर पर थीं जो एक लाल बिंदु के रूप में मेघा की लोकेशन दिखा रहा था। पुलिस जीप में रमेश चौधरी और उसके हवलदार मेघा पर हंस रहे थे। एक हवलदार बोला, बड़ी नेता बन रही थी बाजार में, अब पता चलेगा पुलिस से पंगा लेने का अंजाम। रमेश ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा आज। इसे तो आज पूरी रात हवालात में सड़ाऊंगा। मेघा चुपचाप बाहर देखती रही। वह शांत थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह देख रही थी कि जीप शहर की गलियों से निकलकर अब चौड़े हाईवे पर आ गई थी। हाईवे पर ट्रैफिक कम था। उसे पता था कि अब एक्शन का समय होने वाला है। तभी जीप के ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाए। रमेश चिल्लाया, क्या हुआ? साहब, आगे पुलिस की गाड़ियां रास्ता रोके खड़ी हैं। रमेश ने आगे देखा। हाईवे पर 2 पुलिस गाड़ियां तिरछी खड़ी करके रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। वर्दी में कई पुलिस वाले बंदूकें ताने खड़े थे। रमेश गुर्राया, ये क्या बकवास है? शायद कोई चेकिंग चल रही है, साइड से निकाल लें। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने जीप को साइड से निकालने की कोशिश की, पीछे से तेज सायरन की आवाज आई। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे भी 2 क्यूआरटी गाड़ियों ने रास्ता रोक दिया था। उनकी जीप अब दोनों तरफ से फंस चुकी थी। गाड़ियों से दर्जनों कमांडो उतरे और उनकी जीप को चारों तरफ से घेर लिया। सबके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे। रमेश और उसके हवलदारों को लगा कि शायद उन्होंने गलती से किसी बड़े ऑपरेशन में अपनी जीप घुसा दी है। उनके चेहरों का रंग पीला पड़ गया। तभी सामने वाली गाड़ी से डीएसपी अजय वर्मा उतरे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। वह तेजी से रमेश की जीप की तरफ बढ़े। रमेश ने उन्हें देखा तो थोड़ा सक पकाया, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ में बोला, अरे डीएसपी साहब, ये सब क्या हो रहा है? हम एक मुजरिम को थाने ले जा रहे थे। डीएसपी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें जीप के अंदर बैठी मेघा पर थीं। वह जीप के पिछले दरवाजे के पास गए। उन्होंने दरवाजा खोला और फिर उन्होंने वही किया जिसकी रमेश चौधरी ने अपने सबसे बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की थी। डीएसपी अजय वर्मा ने अपनी पूरी ताकत से जोरदार आवाज में सैल्यूट ठोका। मैडम, आप ठीक तो हैं? हमें आने में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहते हैं। सैल्यूट की आवाज और मैडम शब्द रमेश चौधरी के कानों में किसी बम की तरह फटे। एक पल के लिए उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है,
ये आम सी लड़की और डीएसपी साहब उसे सैल्यूट कर रहे हैं। ये एएसपी मैडम है, एएसपी मेघा राठौर। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी दुनिया एक पल में घूम गई। उसे अपनी आंखों के सामने अपना बर्बाद होता करियर, अपनी उतरती वर्दी और जेल की सलाखें साफ साफ दिखाई देने लगीं। मेघा ने डीएसपी के सैल्यूट का जवाब सिर हिलाकर दिया और शांति से जीप से नीचे उतरी। फिर वह धीरे धीरे चलकर रमेश चौधरी के सामने आई, जो अब भी जीप में पत्थर का बुत बना बैठा था। तो इंस्पेक्टर रमेश चौधरी, तुम मुझे थाने ले जा रहे थे, मेरी हेकड़ी निकालने। बताओ, क्या है तुम्हारा कानून? रमेश की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। तभी डीएसपी अजय वर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने रमेश का कॉलर पकड़कर उसे जीप से बाहर खींचा। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई एसपी मैडम पर हाथ डालने की? तूने सिर्फ मैडम का नहीं, पूरी पुलिस फोर्स का अपमान किया है। उन्होंने रमेश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ने की कोशिश की, लेकिन मेघा ने उन्हें रोक दिया। रुकिए डीएसपी साहब, इसे कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी। इसे मारना इसे भी उसी की तरह बना देगा। उसने रमेश की तरफ देखा, जो अब जमीन पर गिरा हुआ था। इंस्पेक्टर रमेश चौधरी, मेघा ने अपनी एसपी की आवाज में आदेश दिया, तुम्हारी बहादुरी के लिए, एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाने के लिए और अपनी वर्दी का घमंड दिखाने के लिए, मैं एसपी मेघा राठौर तुम्हें इसी वक्त इसी जगह पर सस्पेंड करती हूं। तुम्हारी वर्दी और तुम्हारा सर्विस रिवॉल्वर अभी तुमसे छीन लिया जाएगा। बाकी बातें अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में होंगी। डीएसपी ने तुरंत दूसरे अफसरों को इशारा किया। उन्होंने रमेश और उसके दोनों हवलदारों को पकड़ लिया। उनकी बेल्ट, टोपी और रिवॉल्वर उनसे ले लिए गए। जो आदमी कुछ देर पहले तक खुद को शहर का राजा समझ रहा था, अब वह एक मामूली अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी सारी अकड़, सारा घमंड हाईवे की धूल में मिल चुका था। मेघा ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा और फिर अपनी ऑफिशियल गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आज न्याय की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वह जानती थी कि रमेश चौधरी जैसे लोग सिस्टम में और भी हैं। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह इस गंदगी को और गहराई तक खोदेगी। डीएसपी अजय वर्मा ने उससे पूछा, मैडम, हेडक्वार्टर चलें? मेघा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी उसे हेडक्वार्टर नहीं जाना था, अभी उसे अपनी मां के पास जाना था। उसने धीरे से कहा, नहीं, घर चलो। गाड़ी जब उसके घर की तरफ बढ़ रही थी, मेघा की नजर हाईवे के किनारे खड़े उन लोगों पर पड़ी जो अभी भी उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी। उम्मीद कि शायद कोई है जो उनके लिए लड़ेगा। मेघा का दिमाग तेजी से चल रहा था। यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर की कहानी नहीं थी, यह एक पूरे सिस्टम की गंदगी की शुरुआत थी। उसे पता था कि रमेश चौधरी के पीछे और भी लोग होंगे जो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उसने मन में ठान लिया कि वह इस जंग को और आगे ले जाएगी। बजैसे ही गाड़ी उसके घर के सामने रुकी, उसने देखा कि शांतिबाई दरवाजे पर बेचैनी से टहल रही थीं। मेघा को गाड़ी से उतरते देख वे भागकर उसके पास आईं और उसे कसकर गले लगा लिया। गुड़िया, तू ठीक है ना? उन लोगों ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? मेघा ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं मां, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। वह अपनी मां को सहारा देकर अंदर ले आई। बेटा, आज तूने जो किया, उसके बाद मेरा सिर गर्व से और ऊंचा हो गया है। बस डर लगता है। यह दुनिया बहुत खराब है। मेघा ने उनकी आंखों में देखा और कहा, जब तक मैं हूं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब आप आराम करो। कल एक नया दिन होगा और वह दिन इंसाफ का दिन होगा। उस रात मां बेटी ने बहुत देर तक बातें की। मेघा ने उन्हें पूरी घटना बताई, कैसे उसने डीएसपी को मैसेज किया और कैसे रमेश चौधरी को पकड़ा गया। सालों बाद उस रात वे दोनों एक ही कमरे में सोईं, एक दूसरे का हाथ थामे, जैसे एक दूसरे को यकीन दिला रही हों कि अब सब ठीक है। लेकिन मेघा का मन शांत नहीं था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक जंग जीतने की बात नहीं थी। सिस्टम में और भी रमेश चौधरी छिपे थे। अगली सुबह जब वह अपनी वर्दी में तैयार हुई तो उसने आईने में खुद को देखा। आज वह सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि एक पुलिस अफसर थी जो इंसाफ की एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही थी। हेडक्वार्टर में एक इंक्वायरी शुरू होने वाली थी, लेकिन मेघा को पता था
कि यह इंक्वायरी सिर्फ रमेश चौधरी तक सीमित नहीं रहेगी। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनानी शुरू कर दी थी, एक ऐसी योजना जो पूरे सिस्टम को हिला देगी। मेघा की आंखें उस सुबह जल्दी खुल गई थीं। रात की बातें, मां के साथ बिताए वो पल और बाजार में हुआ वो अपमान, सब उसके दिमाग में ताजा था। उसने अपनी वर्दी पहनी जो कड़क इस्त्री की हुई थी। उस पर उसका नाम मेघा राठौर और पद एसपी साफ चमक रहा था। आईने में खुद को देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। आज वह सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि एक पुलिस अफसर थी जिसके कंधों पर न सिर्फ अपनी मां के सम्मान की जिम्मेदारी थी, बल्कि पूरे शहर की उम्मीदों का बोझ भी था। वह जानती थी कि रमेश चौधरी सिर्फ एक शुरुआत था। सिस्टम में ऐसी गंदगी और भी थी जो गहरे तक जड़ें जमाए बैठी थीं। वह अपनी ऑफिशियल गाड़ी में हेडक्वार्टर के लिए निकली। रास्ते में उसकी नजर हाईवे के किनारे उन छोटे छोटे ठेलों पर पड़ी जहां लोग सुबह की शुरुआत कर रहे थे। चाय की तपरी पर कुछ मजदूर बैठे थे। सड़क किनारे एक बूढ़ा फूलों की माला गूंथ रहा था। ये वही लोग थे जिनके लिए वह लड़ रही थी। ये वही लोग थे जिनकी आवाज को दबाया जाता था। मेघा ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन ठान लिया कि वह इस सिस्टम को हिलाकर रख देगी। हेडक्वार्टर में माहौल पहले से ही गर्म था। रमेश चौधरी के सस्पेंशन की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। कुछ पुलिस वाले चुपके चुपके बातें कर रहे थे, कुछ मेघा की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ डर रहे थे कि उनकी बारी भी आ सकती है। कॉन्फ्रेंस हॉल को इंक्वायरी रूम में बदल दिया गया था। लंबी मेज के चारों तरफ डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अफसर बैठे थे। डीआईजी रविंद्र सिंह खुद इस कमेटी को हेड कर रहे थे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। मेघा जब हॉल में दाखिल हुई तो सन्नाटा छा गया। उसकी वर्दी, उसका आत्मविश्वास और उसकी आंखों की सच्चाई देखकर हर कोई प्रभावित था। उसने सबको सैल्यूट किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। डीआईजी ने कार्यवाही शुरू की। इंस्पेक्टर रमेश चौधरी, आप पर एक सीनियर अफसर को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने, एक आम नागरिक के साथ मारपीट करने और अपनी वर्दी का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप हैं। आपका क्या कहना है? रमेश, जो कटघरे में खड़ा था, अब वह घमंडी इंस्पेक्टर नहीं रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह एक डरे हुए जानवर की तरह लग रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, यह सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैडम से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो औरत बार बार वीआईपी रूट में बाधा डाल रही थी। मैंने बस उन्हें हटने को कहा था। हटने को कहा था? मेघा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो पूरे हॉल को चीर सकती थी। और हटाने का तुम्हारा तरीका था एक बूढ़ी औरत को थप्पड़ मारना? रमेश ने बहाना बनाया। नहीं मैडम, वो गलती से हाथ लग गया था। मेघा ने एक फाइल उठाई। ठीक है, तो इस गलती के बारे में बात कर लेते हैं। उसने दूसरी फाइल खोली। ये सप्तपुर बाजार के दुकानदार मोहनलाल की शिकायत है। उनके अनुसार इंस्पेक्टर रमेश चौधरी हर महीने उनसे हफ्ता वसूलते हैं। पैसे न देने पर उनका सामान फेंकने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। क्या यह भी गलती से हुआ था? हॉल में बैठे अफसर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रमेश का चेहरा पसीने से तर हो गया। सर, यह झूठा आरोप है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक हवलदार अंदर आया। मैडम, गवाह आ गए हैं, मेघा ने कहा। उन्हें अंदर भेजो। दरवाजे से जो अंदर आए उसे देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही बूढ़ी चाची थीं जिनकी सेब की टोकरी को पुलिस वाले ने लात मारी थी। उनके साथ दुकानदार मोहनलाल भी थे। मेघा ने उन्हें इज्जत से कुर्सी पर बिठाया। चाची, आप बिना डरे बताइए, उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? मेघा ने बहुत नरमी से पूछा। चाची ने रोते रोते पूरी बात बताई। कैसे पुलिस वाले ने उनकी दिन भर की कमाई को लात मारकर सड़क पर बिखेर दिया था, कैसे रमेश चौधरी ने उन्हें गालियां दी थीं। फिर मोहनलाल ने बताया कि कैसे रमेश और उसके हवलदार हर छोटे बड़े दुकानदार को परेशान करते थे। लोग डर के मारे कभी शिकायत नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उनकी नहीं सुनेगा। एक के बाद एक रमेश के काले कारनामों के पन्ने खुलने लगे। यह सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं थी। यह वर्दी की आड़ में चल रही गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की एक लंबी दास्तान थी। जो फाइलें आज तक धूल खा रही थीं, वे आज इंक्वायरी की मेज पर थीं।
सबूत इतने मजबूत थे और गवाह इतने मुखर कि रमेश के पास अब बोलने को कुछ नहीं बचा था। उसका सिर शर्म और डर से झुक गया, लेकिन मेघा का ध्यान अब सिर्फ रमेश पर नहीं था। उसे एक बात खटक रही थी, रमेश जैसे लोग इतने दुस्साहस के साथ काम कैसे करते थे? क्या उनके पीछे कोई और था? कोई बड़ा अफसर, कोई सियासी ताकत जो उन्हें हिम्मत दे रही थी? उसने डीआईजी की तरफ देखा और कहा, सर, मुझे लगता है कि यह मामला सिर्फ रमेश चौधरी तक सीमित नहीं है, हमें और गहराई तक जाना होगा। डीआईजी ने गंभीरता से सिर हिलाया। मेघा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें बड़े बड़े लोगों से टकराना पड़ सकता है। मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने अपनी मां के सम्मान के लिए एक इंस्पेक्टर से टक्कर ले ली। अब चाहे कोई भी सामने आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी हिम्मत को सलाम कर रहा था, लेकिन मेघा जानती थी कि असली जंग अब शुरू होने वाली थी। इंक्वायरी के बाद मेघा अपनी कैबिन में बैठी थी। उसने अपने डेस्क पर रखी एक पुरानी तस्वीर को देखा। वह तस्वीर थी जिसमें वह अपनी मां और पिता के साथ हंस रही थी। उसका पिता, जो एक स्कूल टीचर था, हमेशा कहता था, गुड़िया, सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। आज वह उस बात को जी रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, एसपी मेघा राठौर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। रमेश चौधरी को छूकर तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अभी रुक जाओ, वरना तुम्हारी वर्दी और तुम्हारा करियर दोनों खत्म हो जाएंगे। मेघा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, जो भी हो, तुम चाहे जितना बड़ा क्यों हो, मैं तुम तक पहुंचूंगी। ये मेरा वादा है। उसने फोन काट दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर का नामो निशान नहीं था। उसे पता था कि यह धमकी कोई साधारण धमकी नहीं थी। ये उस सिस्टम की गहराई की ओर इशारा कर रही थी जिसे वह उजागर करने जा रही थी। वह अपनी कुर्सी से उठी और खिड़की के पास गई। बाहर सप्तपुर का बाजार फिर से अपनी रौनक में लौट रहा था। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे, लोग हंसते बोलते हुए खरीदारी कर रहे थे, लेकिन मेघा जानती थी कि इस रौनक के पीछे एक अंधेरा छिपा था। एक ऐसा अंधेरा जो छोटे छोटे लोगों की जिंदगी को निगल रहा था। उसने अपने मोबाइल से डीएसपी अजय वर्मा को मैसेज किया, सर, हमें रमेश चौधरी के कनेक्शंस की जांच करनी होगी। मुझे लगता है उसके पीछे कोई बड़ा नाम है। मैं चाहती हूं कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। डीएसपी का जवाब तुरंत आया, मैडम, यह रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं आपके साथ हूं। मेघा ने फोन रख दिया और एक बार फिर उस तस्वीर की ओर देखा। उसने मन में ठान लिया कि वह इस अंधेरे को खत्म करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उधर सप्तपुर के किसी कोने में एक अंधेरे कमरे में कुछ लोग चुपके बातें कर रहे थे। मेज पर रखा एक फोन अब भी गर्म था। एक शख्स ने कहा, यह लड़की ज्यादा उछल रही है, इसे रोकना होगा, वरना हम सबकी पोल खुल जाएगी। दूसरा शख्स, जिसकी आवाज में रौब था, बोला, चिंता मत करो, मैं जानता हूं इसे कैसे काबू करना है, बस थोड़ा वक्त दो। मेघा को नहीं पता था कि वह किस तूफान की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी जो उस दिन जली थी जब उसने अपनी मां के गाल पर वो लाल निशान देखा था। यह आग अब बुझने वाली नहीं थी। यह आग अब पूरे सिस्टम को जला देने की तैयारी में थी। मेघा की कैबिन में अब सन्नाटा था, लेकिन उसका दिमाग किसी तूफान की तरह चल रहा था। डेस्क पर रखी उस पुरानी तस्वीर में उसके पिता की मुस्कान उसे हिम्मत दे रही थी। वह अनजान नंबर से आई धमकी को भूल नहीं पा रही थी। तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेघा डरने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी मां के सम्मान के लिए एक इंस्पेक्टर को सजा दिलाई थी। अब वह चाहे जितना बड़ा नाम हो, उसे बेनकाब करने का इरादा कर चुकी थी। उसने अपने डेस्क पर रखी फाइलों को फिर से खोला। रमेश चौधरी की फाइल में कुछ अधूरी कड़ियां थीं। उसकी नजर एक पुराने केस पर पड़ी। सप्तपुर के बाजार में पिछले साल एक दुकानदार की रहस्यमयी मौत। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन मेघा को कुछ गड़बड़ लगी। दुकानदार का नाम था गोविंद प्रसाद, जो मोहनलाल का पड़ोसी था।
गोविंद ने अपनी दुकान पर हफ्ता देने से मना किया था और कुछ ही दिन बाद उसकी लाश एक सुनसान गली में मिली थी। मेघा का मन बेचैन हो उठा। क्या यह रमेश का काम था या फिर उसके पीछे कोई और था? उसने तुरंत डीएसपी अजय वर्मा को फोन लगाया। सर, मुझे गोविंद प्रसाद के केस की फाइल चाहिए, और हां, रमेश चौधरी के फोन रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल्स भी ट्रेस करें। मुझे लगता है उसका कोई बड़ा कनेक्शन है। अजय की आवाज में हल्की घबराहट थी। मैडम, ये पुराना केस खोलना खतरनाक हो सकता है। लोग कहते हैं कि गोविंद का केस ऊपर तक गया था। मेघा ने ठंडी सांस ली। खतरनाक तो वो लोग हैं सर, जो गरीबों की जिंदगी से खेलते हैं। आप बस मेरी बात मानिए। अजय ने हामी भरी, लेकिन मेघा को उसकी आवाज में झिझक साफ सुनाई दी। वह समझ गई कि यह जंग सिर्फ वर्दी वालों के खिलाफ नहीं है, इसके पीछे सियासी ताकतें भी हो सकती हैं। उसने अपने लैपटॉप पर गोविंद प्रसाद के केस की पुरानी न्यूज क्लिपिंग्स खोलनी शुरू की। एक छोटे से अखबार में छपी खबर ने उसका ध्यान खींचा। सप्तपुर के दुकानदार की मौत, पुलिस ने जल्दबाजी में केस बंद किया। लेख में एक गवाह का जिक्र था जो अब शहर छोड़कर जा चुका था। उसका नाम था रमजान खान, एक फेरी वाला जिसने गोविंद की दुकान के पास कुछ संदिग्ध लोग देखे थे। मेघा ने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया। रमजान खान का पता लगाओ, चाहे वो कहीं भी हो, मुझे उससे बात करनी है। उधर सप्तपुर के बाजार में खबर फैल चुकी थी कि रमेश चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। दुकानदारों में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ लोग खुश थे कि आखिरकार कोई उनके लिए खड़ा हुआ, लेकिन ज्यादातर लोग डर रहे थे। उन्हें पता था कि रमेश अकेला नहीं था। उसकी सजा से बाजार की गंदगी साफ नहीं होगी। मोहनलाल ने उस बूढ़ी चाची को अपनी दुकान पर बुलाया। चाची, तुमने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल की थी, लेकिन अब सावधान रहना, ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। चाची ने आह भरी। बेटा, मेरी तो जिंदगी कीचड़ में ही गुजर गई, लेकिन वो लड़की, वो मेघा, उसने मेरे जैसे लोगों को उम्मीद दी है। इसी बीच मेघा की मां शांतिबाई घर पर बेचैन थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे मेघा के आने का इंतजार कर रही हूं।